हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, स्पेसएक्स के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए मैक्स लेविचिन, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी ल्यूक नोसेक और ऑप्शन डी पीटर थियल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी पुलिस में अग्निवीरों को 3 साल की छूट, पर्यटकों को किराए पर कमरा दे सकेंगे, होम स्टे नीति को मिली मंजूरी। खबर है कि यूपी के लोग अब पर्यटकों को अपना घर किराए पर दे सकेंगे। ये व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के लिए लागू की गई है। इसके लिए होम स्टे का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी में नौकरी में सबसे ज्यादा आरक्षण मिलेगा। योगी कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निवीरों को पुलिस सिपाही, घुड़सवार, फायरमैन, पीएसी सिपाही की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में आएगा। शर्त यह है कि वो यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। मंत्री खन्ना ने दावा किया है कि सीआईएसएफ, बीएसएफ ने 10%, हरियाणा में 10% और ओडिशा में 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जा रहा है। ऐसे में यूपी में उन्हें सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। सीडीएस चौहान बोले, नुकसान महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण है। पहलगाम अटैक से पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारत हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत आतंकवाद और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की छाया में रहने वाला नहीं है। प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्सेस पर असफलताओं और नुकसान का असर नहीं पड़ता। आपको अपना मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। वह नुकसान महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। पहलगाम में जो हुआ वो पीड़ितों के लिए घोर क्रूरता थी। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सोच ये थी कि पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान पुणे यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां भविष्य के युद्ध और युद्ध विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को आतंकी गतिविधियों का बंधक नहीं बनाना चाहिए। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 60 केस, देश में एक्टिव केस 4000 पार। महाराष्ट्र में 2 की जाने गई, अब तक 38 लोगों की जाने गई। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60 केस मिले हैं। राजकोट में एसपी हिमकर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 लोगों की जाने गई है। इनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 1-1 और महाराष्ट्र में 2 लोगों की जाने गई है। वहीं जनवरी से अब तक देश में कोरोना से 38 लोगों की जाने जा चुकी है और इनमें से 31 लोगों की जान बीते 4 महीनों में गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 लोगों की जाने गई है। गोल्डन टेम्पल के पास बेअदबी, 3 गुटखा साहिब फाड़े, आरोपी अरेस्ट। एसजीपीसी ने कार्रवाई की मांग की। परिवार बोला मानसिक रूप से बीमार है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने सोमवार देर रात परिसर में बने श्री गुरु अर्जन निवास सराय के पास गुटखा साहिब फाड़ बेअदबी कर दी है। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी के चलते परिसर के आसपास पहले से ही सुरक्षा कड़ी की गई है। इसके बावजूद हुई इस घटना के बाद संगत भड़क गई। आरोपी को कान पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है और वो गोल्डन टेम्पल के पास रहता है। आरोपी की पिटाई की गई और उसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी के हवाले कर दिया गया। उसने ये हरकत क्यों की है इस पर वो अभी चुप है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि उसने ये कदम क्यों उठाया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने 3 गुटखा साहिब फाड़े हैं। वहीं आरोपी का परिवार भी सामने आया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पकड़ा गया आरोपी मानसिक तौर पर परेशान है। 5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाएंगे असम और मेघालय। 15 अगस्त तक पूरा होगा काम। इन्हें लेकर 2022 में हुआ था समझौता। खबर है कि असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में दोनों राज्यों ने एक अहम कदम उठाया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने घोषणा की है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक 5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाए जाएंगे। ये जानकारी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी है। ये 5 इलाके उन 6 विवादित क्षेत्रों में शामिल हैं जिनमें से कुल 12 विवादित क्षेत्रों को सुलझाने के लिए असम और मेघालय ने मार्च 2022 में एक समझौता किया था। बता दें कि गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने एक संयुक्त
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन 6 क्षेत्रों को लेकर समझौता हुआ था उनमें से 5 में 15 अगस्त तक बॉर्डर पिलर लगाने की कोशिश करेंगे और इनमें से एक इलाके को लेकर कुछ असहमति है। पाकिस्तान में कराची की जेल से 216 कैदी भागे। भूकंप के बाद अफरा तफरी में मेन गेट से फरार हुए 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े गए। पाकिस्तान के कराची की मलीर जेल से सोमवार की रात 216 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद एहतियातन कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। जियो न्यूज के मुताबिक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया, जबकि 135 कैदी अभी भी फरार हैं। जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह ने इसके पुष्टि की है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कैदियों के दीवार तोड़कर भागने की बात कही जा रही थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई दीवार नहीं तोड़ी गई, सभी कैदी मेन गेट से ही भगदड़ के बीच भाग निकले थे। थरूर की ब्राजील से पाकिस्तान को चेतावनी, कहा IMF के पैसे से आतंकवाद न फैलाएं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बेलआउट पैकेज का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए न करें। उन्होंने IMF से भी अपील की है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ये पैसा सिर्फ विकास और गरीबी खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो। भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे शशि थरूर ने ब्राजील में कहा कि अगर पैसा गरीबों के कल्याण और विकास पर खर्च हो तो हम किसी देश के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर ये पैसा पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने या भारत के खिलाफ हथियार जुटाने में मदद करता है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। थरूर ने उम्मीद जताई है कि वर्ल्ड बैंक और IMF में भारत के डिप्लोमेट्स ये तय करेंगे कि इस पैसे का सही इस्तेमाल हो। जुलाई में हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। भारत और अमेरिका के बीच जुलाई तक ट्रेड डील साइन होने की संभावना है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द ट्रेड डील हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसा रास्ता खोज लिया है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। लुटनिक ने ये बात वॉशिंगटन में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के लीडरशिप समिट में कही है। बीते दिन भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि दोनों देश एक दूसरे के कारोबार को प्राथमिकता देना चाहते हैं और टीमों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 जून को लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा, जैसे लंबाई, चौड़ाई, जियो टैग की गई लोकेशन। अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन का काम संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड करेंगे। अगर किसी राज्य से तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो 1 से 2 महीने के अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती है। लेकिन अगर फिर भी संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसे विवादित मानते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक, 16 दल शामिल हुए। PM से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी और NCP शरद गुट शामिल नहीं हुई। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की नई दिल्ली में बैठक हुई है। इसमें 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया है। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने जानकारी दी है कि सभी दलों ने PM को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। वहीं डेरेक ने बताया कि आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को अलग से चिट्ठी भेजेगी। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, झारखंड मुक्ति मोर्चा VCK, केरल कांग्रेस और MDMK और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन शामिल हुई हैं। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से बोले, रेस का घोड़ा बनना है। विधायक ने कहा, MP में चुनाव जिताने वाला नेता नहीं। राहुल गांधी का जवाब, 10 ऐसे नेता हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने भोपाल में 6 घंटे में अलग अलग बैठकें की हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन को लेकर एक कहानी सुनाते हुए कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक रेस वाला घोड़ा जो दौड़कर आगे बढ़ जाता है, दूसरा बारात वाला घोड़ा जो बारात तक ही चल पाता है, और तीसरा घोड़ा लंगड़ा घोड़ा होता है जो किसी काम का नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमें रेस का घोड़ा बनना है, दौड़कर आगे जाना है। राहुल ने ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस कमेटियों को मजबूत बनाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन जिस व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाएगा उसे ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश गए डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी। 10 जून को मुलाकात संभव। पहला डेलीगेशन लौटा, बाकी के 6-8 जून तक लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलीगेशन ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पीएम मोदी सभी 7 डेलीगेशन ग्रुप से 9 या 10 जून को मिलेंगे। इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे। भाजपा के बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत लौट आया है। इस ग्रुप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक और रेखा शर्मा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। इन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया समेत 4 देशों की यात्रा की है। बाकी के 6 डेलीगेशन 8 जून तक विदेश दौरे से वापस आएंगे। और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा है। 59 सांसद को 7 सर्वदलीय टीमों यानी डेलीगेशन में बांटा गया। 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी हैं। राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को मंजूरी दी। सीएम स्टालिन बोले, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से डर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल रोकने को अवैध बताया था। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दी है। इनमें 12,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को शहरी और स्थानीय निकायों में नामांकन का अधिकार मिलेगा। ये बिल लंबे समय से राजभवन में लंबित थे। राज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि ये मंजूरी मिलनी ही थी। राज्यपाल को डर था कि अगर फिर से बिलों को रोका गया तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर राज्यपाल के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसके साथ ही सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। बाढ़ लैंडस्लाइड से नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 37 लोगों की गई जान। सिक्किम में हेलीकॉप्टर से 36 लोगों का रेस्क्यू। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वहीं ठहरा हुआ है। इसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है और एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 36 लोगों की जानें जा चुकी हैं और असम के 22 जिलों में 5,35,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं 15 नदियां उफान पर है। सड़क, रेल और बोट सर्विस प्रभावित हुई है। कुल 165 राहत शिविरों में 31,212 लोग ठहराए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के लाचिंग, चुंगथांग कस्बों में लैंडस्लाइड के कारण फंसे 1678 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए हैं और इनमें 36 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। 100 से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। मंगन जिले में बाढ़ को आपदा घोषित किया गया है और 31 मई की शाम जिले के छातेन में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड में 3 जवानों की जान गई थी और लापता 6 जवानों की तलाश जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन को फटकार लगाई। कहा, किस आधार पर बयान दिया? आप इतिहासकार हैं। एक्टर बोले थे, कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर, डायरेक्टर और नेता कमल हासन को कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपने किस आधार पर यह बयान दिया है? क्या आप इतिहासकार हैं या भाषाविद हैं? आप कमल हासन हो या कोई और, आपके पास किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। बता दें कि दरअसल कमल हासन ने 24 मई चेन्नई में अपनी तमिल फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन इवेंट में कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है। कर्नाटक में इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। वहीं कई कन्नड़ संगठन एक्टर से माफी की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी KFCC ने ठग लाइफ की रिलीज पर भी बैन लगा दिया है और KFCC ने कहा है कि जब तक कमल हासन माफी नहीं मांगते हैं, कर्नाटक में फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी।
यूपी के लेखपाल सप्ताह में 2 दिन तहसील में बैठेंगे, डेस्क बनेगी, अलमारी मिलेगी, कंप्यूटर लैपटॉप पर करेंगे स्मार्ट वर्क। यूपी में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं जमीन विवाद को लेकर होती हैं। इसको कम करने की सबसे अहम कड़ी लेखपाल है, लेकिन प्रदेश में लेखपाल के बैठने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इससे आम लोग उनसे नहीं मिल पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार अब लेखपालों के बैठने की स्थायी व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही कामकाज को स्मार्ट बनाने की भी तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। पहले चरण में यूपी की 50 तहसीलों में लेखपाल डेस्क बनाई जाएगी। डेस्क पर रोज 50-60 लेखपालों के बैठने की व्यवस्था होगी। एक तहसील में 300 से 400 लेखपाल तैनात हैं। ऐसे में हर लेखपाल को सप्ताह में 2 दिन डेस्क पर बैठने का मौका मिलेगा। उस दिन वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने, सत्यापन करने समेत अन्य जरूरी काम पूरे करेंगे। डेस्क पर उनके लिए अलग से छोटी अलमारी यानी लॉकर की व्यवस्था रहेगी। उसमें वे अपना बैग, चार्जर समेत अन्य सामान रख पाएंगे और लेखपालों के डेस्क पर कंप्यूटर या लैपटॉप की भी व्यवस्था रहेगी। अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। अपील करने नहीं आएंगे अब्बास अंसारी, वकील दरोगा सिंह मऊ कोर्ट में करेंगे अपील। जिले में आने पर हो सकती है कार्रवाई। मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच के मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए मऊ कोर्ट नहीं आएंगे। उनके वकील दरोगा सिंह ने कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे और वहीं कागजी कार्रवाई पूरी न होने के कारण अपील नहीं हो सकी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की MP MLA कोर्ट ने 31 मई को 2022 में हुए हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई थी और इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 1 जून को उनकी विधायकी समाप्त कर दी। IIT BHU का डिवाइस तैराकों और मछुआरों की बढ़ाएगा सुरक्षा। डूबते हुए व्यक्ति की सूचना भेजेगा मोबाइल पर। पूरे भारत के लिए मिला पेटेंट। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने खास डिवाइस बनाया है जो कि पानी में डूबने से बचाने में मदद करेगा। ये डिवाइस पोर्टेबल यानी कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और इसका नाम कर्ब डाउनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है और इस सिस्टम को कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के डॉक्टर प्रसेनजीत चाणक और उनकी टीम ने तैयार किया है। ये खास तौर पर तैराकों और मछुआरों के लिए बनाया गया है ताकि वे पानी में सुरक्षित रह सकें। भोपाल में लगा MP का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन। लोगों को मिल सकेगी फ्री एंट्री। घर पर भी उगाया जा सकेगा मिनी जंगल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के DB मॉल में मध्य प्रदेश का पहला ओपन ऑक्सीजन स्टेशन बनाया गया है। ये स्टेशन आम लोगों के लिए फ्री है और इसे जंगलवास संस्था ने तैयार किया है। इसकी खास बात यह है कि इस तरह का ऑक्सीजन स्टेशन कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत, बालकनी, पेंट हाउस, कैफे या फिर ऑफिस में तैयार कर सकता है। वहीं भोपाल के DB मॉल में लगा ये ऑक्सीजन स्टेशन 1 जून से 5 जून तक दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इसका मकसद है कि लोग देख सकें कि कैसे छोटे स्तर पर भी पर्यावरण के लिए बड़ा योगदान दिया जा सकता है। eKYC और OTP दिखाए बिना अब नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। दतिया में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए डिलीवरी में किया गया बदलाव। बता दें कि दतिया के गैस सिलेंडर की डिलीवरी में बदलाव किया गया है। LPG कनेक्शन धारकों के लिए आधार आधारित eKYC अनिवार्य कर दिया गया है और ये कदम गैस सब्सिडी के दुरुपयोग और फर्जी उपभोक्ताओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे डिलीवरी के समय दिखाना होगा। बिना OTP दिखाए गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तेल कंपनियां इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर रही हैं। गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं से अनुरोध कर रही हैं कि वे जल्द eKYC प्रक्रिया को पूरी करें ताकि उन्हें सब्सिडी का लाभ और गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्थित ढंग से मिलती रहे। आज का सुविचार, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।